हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं रिया, अपने घर की लाडली। मैं और मेरा परिवार शायद इस दुनिया के सबसे खुशहाल परिवार हैं। हमारे परिवार में पापा मम्मी के अलावा हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भैया वो अब अपने व्यवसाय में मस्त हो चुके हैं। बड़ी भाभी भी हमने बहुत अच्छी पाई है, जिन्होंने अपनी नौकरी व सेवा के साथ ही हमारे घर का चिराग भी दिया है। फिर बड़ी दीदी बड़ी सीधी सच्ची व घरेलू। जीजा जी सरकारी नौकरी पर है। जैसी दीदी वैसे ही जीजा जी एकदम हंसमुख व सरल स्वभाव के हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बहुत चंचल। इनके रहते घर पर कभी शांति नहीं रहती। हरदम उछल कूद करना ही इनका एकमात्र काम है। उनके बाद छोटे भैया, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना व्यापार शुरू किए। अभी अभी ही तो उनकी शादी हुई। बहुत ही सुंदर व कामकाजी है छोटी भाभी। सारे घर का काम ऐसे करती है जैसे जादू दिखा रही हो। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो कुछ महीने पहले ही घर पर आई हैं। लगता है बरसों पहले से हम साथ हैं। फिर सबसे छोटी मैं, इस घर व पूरे परिवार की लाडली। पर अब ये बच्चे मुझसे मेरा ये हक छीन रहे हैं। फिर भी अब भी मैं मम्मी पापा भैया भाभी व दीदी जीजा जी की लाडली तो थी ही। जब से मैंने जन्म लिया है और होश संभाला है, तब से ही दुख क्या होता है, तकलीफ किसे कहते हैं, मैं जानती ही नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, पर फिर भी कभी किसी चीज की कमी ना हुई। हमारे पापा पुराने जमाने के मास्टर जी हैं। अब तो उनके रिटायर होने की उम्र हो गई है। कहते हैं छुटकी का ब्याह भी मेरी रिटायरमेंट के पहले हो जाता तो मैं हर चीज से रिटायरमेंट ले लेता। उनकी इसी बात से मुझे खीज होती और मैं कहती, पापा मैं यहाँ हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे अभी तो मैं छोटी हूँ, अभी मुझे बहुत पढ़ना है। बड़ी भाभी की तरह मुझे भी नौकरी करनी है। फिर अभी छोटी भाभी को भी तो ननद का सुख देना है। पगली कहीं की। पापा कहते, ठीक है तेरी जो मर्जी तू वही कर। जब तुम कहोगी तभी तेरा ब्याह करेंगे। बस अब जा जल्दी से 1 प्याली चाय बना ला मेरे लिए। हमारे घर की एक और विशेषता है और वो है कि दिन भर सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। अपने अपने समय पर उठना, तैयार होना, अपने अपने समय पर स्कूल कॉलेज व काम पर जाना तथा वापस आना। दिन में सबके खाने पीने का समय भी अलग अलग होता, लेकिन रात में सभी सदस्य दूरदर्शन के समाचार के समय सभी साथ होते तथा समाचार के प्रसारण के पश्चात ही सब एक साथ भोजन करते और देश विदेश की चर्चाएं भी होती। भोजन करने के पश्चात सभी एक साथ बैठकर एक दूसरे के कार्यों व अपने अन्य रिश्तेदारों आदि के संबंध में चर्चा करते। रात करीब 11 बजे तक सब अपने कमरों के बिस्तर में दुबक जाते। सुबह के 5 बजे सबकी दिनचर्या पुनः आरंभ हो जाती। इसी दिनचर्या में साल 2 साल और गुजर गए। अब हमारे घर एक नए सदस्य का आगमन छोटे भैया भाभी के लड़के के रूप में हुआ। अब तो मैं 2 भतीजों की बुआ बन गई। अब कहीं जाकर मुझे लगा कि मैं अब बड़ी हो गई। इन सब के बाद भी मैंने अपने करियर के प्रति गंभीरता में कमी नहीं आने दी। मैं लगातार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी रही। 1-2 परीक्षाओं की असफलताओं से मैंने अपने मनोबल को टूटने ना दिया, बल्कि दोहरी ऊर्जा के साथ तैयारी करने लगी। अब पिताजी की रिटायरमेंट को कुछ ही महीने शेष थे। उन्होंने भी एक ऊर्जावान की तरह मेरी शादी संबंधी हताशा को कभी हावी ना होने दिया। फिर एक दिन उनको उनकी मनचाही सफलता मिल गई। उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च पद पर पदेन सरकारी कर्मचारी के लिए मेरे रिश्ते की बात की। उसी रात चर्चा के दौरान सबने अपनी सहमति भी दी। साथ ही मेरी सहमति की जरूरत भी महसूस की गई। मैंने घर के माहौल, सबकी पसंद व खुशी पर मुहर लगा दी। उस रात घर पर सब कितने खुश थे और मैं भी। छोटे भैया रात में ही मिठाई ले आए और सबको खिलाए। अगले दिन ही पिताजी, दोनों भैया व जीजा जी चारों ने रिश्ता पक्का कर सगाई व शादी की तारीख तय कर आए। सप्ताह भर बाद सगाई व उससे 15 दिन पश्चात शादी। हजारों लाखों लड़कियों की तरह ही मेरे भी दिल में शादी व नई जिंदगी के प्रति बहुत ही ख्वाहिश व बहुत से अरमान थे, जिन्हें मैंने सबकी खुशी में मिलाकर सबकी खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया। मेरी खुशियां भी उनकी खुशियों से अलग ना थी। वक्त गुजरता गया, सगाई हुई, फिर आज शादी की सारी रस्में भी पूरी हो गई। सबने मेरी शादी में भरपूर काम किया व उससे कहीं अधिक सबने मजे भी किए।
अब तक सब साथ ही थे कि विदाई के समय लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ, अपना घर, परिवार, खुशियां आदि। परंतु दीदी, भाभियों व अम्मा की समझाइश व प्यार ने मुझे एक नई शक्ति दी। पापा व भाइयों की दुलारी आज उनसे विदा हो रही थी। सब रो रहे थे, पर सबके आंसुओं की एक एक बूंद में मेरे भावी जीवन के लिए मैंने अपार आशीर्वाद पाया। मैंने अपने अश्रुधारा के साथ मन ही मन उनसे वादा किया कि मैं आज के बाद आपके आंखों में कभी दुख के आंसू ना आने दूंगी और ना ही कभी मेरे कार्यों से आपको शर्मिंदा करूंगी, बल्कि हर बार आपकी प्रशंसा हो मैं ऐसा कार्य करूंगी। अपने इस वादे व विदाई के साथ ही मैंने अपने नए जीवन में प्रवेश किया। नव जीवन में मैंने अनुभव किया कि मेरा जीवन साथी मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर, बलिष्ठ व व्यवहार कुशल है। मैंने सास ससुर के रूप में माँ पिता ही पाया। छोटे भाई बहन की कमी ननद देवर ने पूरी की। मैंने महसूस किया जीवन में खुशियों का कभी अंत नहीं होता है। ससुराल में भी मुझे खुशियां ही मिली। शायद ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। अब मैं केवल रिया नहीं थी, बल्कि मेरा नाम और परिचय श्रीमती रिया विजय शर्मा हो गया है। मैं जीवन रूपी रंगमंच के इस पात्र को अपने कार्य समर्पण रूपी अभिनय से जीवंत कर रही हूँ। मेरे कार्यों से मेरी व मेरे मायके की प्रशंसा करते लोग ना थकते। नया माहौल, नई दिनचर्या के बावजूद मैं उनमें यूं घुल मिल गई जैसे मैं नई ना हूँ। समय अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अपने घर की छोटी होने के बावजूद मैंने बड़ी बहू का हर फर्ज अदा किया। शादी की सालगिरह से कुछ पूर्व मैंने उन सबकी खुशियों को एक नया आयाम दिया। मैं मां बनने वाली थी। एक खबर सुनकर ससुराल व मायके दोनों ही जगहों में दीपावली सा माहौल हो गया। शादी की सालगिरह पर मैं तोहफों से लद गई। मेहमानों के चले जाने के बाद अचानक सर में दर्द हुआ और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। तुरंत मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में कुछ विशेष न निकला। अब तक मुझे होश आ चुका था। हम घर वापस जाने को तैयार थे कि एकाएक विजय लड़खड़ाने लगे। मैंने इन्हें संभालने की कोशिश की, पर ये गिरने लगे। तभी डॉक्टर साहब, जो कि इनके दोस्त भी हैं और हमारे पारिवारिक डॉक्टर भी, ने इन्हें लगभग डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें जांच करवाने को कहा था, पर तुम करवाते क्यों नहीं। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें। डॉक्टर, कुछ नहीं भाभी जी, पिछले 2-3 महीने से इन्हें ऐसी ही शिकायत है। मुझसे बात की, पर जांच को हर बार टालते गया। आज तो मैं इसे बगैर जांच के वापस नहीं जाने दूंगा। हर बार ऑफिस में काम बढ़ गया है कहकर टाल जाता है। जांच के पश्चात रिया बोली, क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ खास तो नहीं है ना। डॉक्टर, नहीं भाभी जी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप ध्यान से इसे खिलाती रहना। अपने ऑफिस की इसे कुछ ज्यादा ही चिंता है, और हाँ, हफ्ते भर बाद इसे फिर से जांच के लिए भेज देना। मैं आपको फोन कर दूंगा। रिया बोली, अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं। दोनों डॉक्टर साहब से विदाई लेकर घर लौट आते हैं। हफ्ते भर बाद विजय फिर जांच के लिए जाते हैं। कुछ दवाइयों के साथ फिर घर वापस आ जाते हैं। इसके 2 महीने बाद एक दिन विजय ऑफिस जाते समय चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तुरंत ही डॉक्टर को फोन कर बुलाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद पिताजी को एक ओर ले जाकर कुछ कहते हैं और चले जाते हैं। पिताजी डॉक्टर के साथ बातचीत के बाद वापस आते हैं तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वो तो जैसे मिट्टी के पुतले हो चुके थे। बहुत पूछने के बाद भी उन्होंने कुछ जवाब ना दिया। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया व पूछी कि ऐसी कौन सी बात आपने पिताजी को बताई। क्या बात है, विजय ठीक तो है ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। इसके बाद जो कुछ मैंने सुना, मैं अवाक रह गई। मेरे मुंह से कुछ बोल ना फूटे। मेरे होश कब गुम हुए पता ना चला। कुछ समय के पश्चात जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सभी मेरे चारों ओर मुझे घेर कर बैठे हैं। सासू माँ ने पूछा, कैसी हो बहू, अब कैसा लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया और विजय की तरफ देखने लगी। विजय ने मुझे अपनी ओर देखते देखकर अपनी आंखें झुका ली। माँ जी ने सबको बाहर चलने को कहा और सभी हमारे कमरे से बाहर चले गए। विजय बोले, रिया, तुम जानती हो मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बस इसलिए। पर कब तक विजय, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कभी तो मुझे पता चलता ही। मैंने विजय की बात को बीच में ही काटते हुए बोल पड़ी, विजय, फिर भी रिया, मैं अपनी बाकी बची जिंदगी हंस खेल कर ही गुजारना चाहूंगा। रिया, शायद मैं अपने वचनों से फिर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें शादी के समय दिए थे, पर मैं अपना वचन पूरा कर सकती हूँ विजय।
तुमसे पहले मैं काल को गले लगा लूंगी। विजय ने कहा, नहीं रिया नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अभी तुम्हें बहुत जीना है। हमारे प्यार की खातिर जो अब तुम्हारे पेट में पल रहा है रिया, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इसे हर हाल में हर वो खुशी दोगी जो कुछ भी ये चाहे। वादा करो, इसे कभी निराश नहीं करोगी। वादा करो रिया, तुम वादा करो। रिया बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं वादा करती हूँ। इतना कहना था कि मैं रो पड़ी। मैं विजय की बाहों में लिपट गई, जहां मुझे मेरा गम बांटने वाला हमराज मिला। अब विजय की केवल 6 महीने की जिंदगी ही शेष थी। उन्हें ब्लड कैंसर था। डॉक्टर साहब की सलाह पर हमने दवाइयां साथ लेकर किसी हिल स्टेशन जाने का फैसला कर लिया और 2 महीने की छुट्टी पर हम शिमला चले गए। 2 ही महीनों में विजय की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। आज मुझे आभास हुआ कि अंत की शुरुआत कैसे होती है। आज मुझे मेरी जिंदगी का पहला गम, पहला दुख मिला, वो भी ऐसा कि किसी दुश्मन को भी ऐसा गम ना मिले। और आज मेरे जीवन की खुशियों का आखिरी दिन था। आज विजय अपनी रिया को अकेली छोड़कर चले गए और जाने से पहले मुझे न रोने की हिदायत दे गए। फिर भी मैं अपने को रोक ना पाई। किसका कहा मानती, विजय का या कि उन जज्बातों का जो उनसे ही जुड़े हुए थे। इतने बड़े दुख के बाद भी एक संतुष्टि थी कि मैंने उन्हें अंतिम विदाई के महीने भर पहले एक चांद सी बेटी के रूप में आखिरी खुशी दी, जिसे छूकर अपनी गोद में लेकर बहुत चूमा था उन्होंने। इसी के साथ उन्होंने कहा, बस रिया, अब कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। इस जिंदगी ने तुम सा जीवन साथी दिया और तुमने मुझे चांद सी सुंदर बेटी। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब कुछ भी नहीं। विजय के बगैर बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे एक एक पल। ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। सारा रंग, सारी खुशियां, सारा प्यार विजय के साथ ही चला गया। एक एक पल पहाड़ से लगने लगे थे। अपनी बच्ची की खातिर मैंने अपने आप को पत्थर बना लिया। दिन तो घर का काम व हमारी बच्ची के साथ गुजर जाता, पर रात ना गुजरती। रात का सारा वातावरण ही मुझे काटने को दौड़ता। बड़ी ही मुश्किलों से रात करवटों में गुजरती थी। यूं ही जिंदगी के दिन कट रहे थे। अभी 4 महीने ही गुजरे थे कि विजय की जगह मुझे नौकरी हेतु पत्र प्राप्त हुआ। बचपन से ही मुझे नौकरी करने की ख्वाहिश थी, पर नौकरी मुझे ऐसे मिलेगी और इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे मालूम न था। सबकी जिद पर मैं नौकरी करने को राजी हो गई। मेरे साथ ही हमारे ऑफिस में एक लड़का जो मेरी हम उम्र था, ने भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। बहुत ही सौम्य स्वभाव का था वो। उसके व्यवहार से उससे कोई भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता था। बहुत ही जल्दी सबसे घुल मिल जाना उसकी विशेषता थी। खैर, ऑफिस जाने से मेरी दिनचर्या में कुछ बदलाव आया और मैं व्यस्त रहने लगी। इस व्यस्तता में भी विजय की यादें मुझसे जुदा ना हुई। समय यूं ही गुजरने लगा। अब हमारी बच्ची 2 साल की होने को आई। दोनों परिवार ने मुझे व मेरी बच्ची को भरपूर प्यार दिया। अब तो मैं इस घर में भी अपना एक स्थान पा चुकी थी। फिर एक दिन मुझसे मिलने मेरे मम्मी पापा आए। पहले तो हाल चाल पूछा, फिर ऑफिस व काम के बारे में, और यूं ही हम चर्चा करते रहे। तभी मम्मी ने कुछ हिचकिचाते, कुछ संकोचवश मुझसे कुछ पूछना चाहा, लेकिन रुक गई। जब मैंने दबाव दिया तो बोली, बेटी देखो, हमें गलत ना समझना। हम जो कुछ तुमसे कहने जा रहे हैं उसे सुनकर सोच समझकर आराम से जवाब देना। हाँ माँ, बोलो ना माँ। बोली, रिया, तुम दूसरी शादी के बारे में क्या सोचती हो? माँ, मैंने बेहद उत्तेजित स्वर में कहा, पर तुरंत ही अपने पर काबू कर बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे मेरी दुनिया में कोई गम नहीं है। मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहना। कुछ देर रुकने के बाद वे दोनों चले गए। आने के बाद और जाने से पहले वे सबसे मिलकर गए। उसी रात मेरे सास ससुर भी मेरे कमरे में आए व बोले, देखो बेटा, हमें व अपने माता पिताजी को गलत ना समझना, पर वो जो कह गए थे वो गलत ना था। देखो, 1-2 दिन की बात होती तो बात अलग थी, पर सारी उम्र यूं ही गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर उन पर गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं। वो दोनों तो हमारे कहने पर ही। बाबूजी आप? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ बेटे, मैंने ही उन्हें इस बारे में बात करने को कहा था। बाबूजी ने खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखते हुए कहा। फिर आगे बोले, देखो बेटे, तुमको हमको जो खोना था वो हमने खो दिया। हमारी जिंदगी के अब दिन ही कितने बचे हैं। हमारे दोनों बच्चों की शादी के बाद हमारी सारी खुशियां और गम इन बच्चों के साथ ही है, पर तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है।
तुम्हें अभी बहुत जीना है, अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए और उसकी खुशियों के लिए। मुझे पता नहीं कि बाबूजी आगे क्या कहते, पर मैंने उन्हें बीच में ही टोक कर बोली, पर बाबूजी मेरी ये जिंदगी इनसे शुरू हुई है और इनका वजूद मेरे लिए अब भी है। मुझे इनकी याद के सहारे ही जीना है और उनके सारे सपनों को साकार करना है। बाबूजी बोले, ये बातें तो ठीक है बेटी, पर कब तक इन रूढ़ियों का बोझ ढोती रहोगी? अब समय बदल चुका है। फिर हमारे विजय का सपना तो तुम शादी के बाद भी पूरा कर सकती हो। फिर जो दिल में बसते हैं उन्हें ईश्वर भी जुदा नहीं कर सकते। इसलिए तुम ये ना सोचो कि तुम्हें विजय से अलग किया जा रहा है बेटा। अब तो हमारे लिए तुम ही विजय हो, तुम हमारी अपनी बेटी। तो क्या हुआ कि हमने तुम्हें जन्म ना दिया, हमने तुम्हें पाला पोसा नहीं, पर बेटा हमने प्यार तो उतना ही किया। देखो बेटा, रिश्ते खून से नहीं दिल से होते हैं, जहाँ किसी का जोर नहीं होता। तुम स्वयं ही अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं मेरी बच्ची, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबूजी, लेकिन कुछ नहीं रिया, तुम अपनी बच्ची के बारे में सोच रही हो ना, उसके बारे में सोचना छोड़ो। अरे वो तो तुम्हें तुम्हारी बच्ची के साथ अपनाना चाहता है। ओ कौन बाबूजी? मैंने बहुत ही आश्चर्य से पूछा। इस प्रश्न के साथ ही मुझे मालूम हुआ कि आज ये सब बातें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मेरे आश्चर्य का कारण भी यही था कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसने दोनों परिवारों में इतना बड़ा बदलाव ले आया। सब इस बारे में सोचने को मजबूर हो गए, और सोचना कहाँ, ये तो पूर्ण रूप से तैयार भी हो गए हैं। आखिर ऐसा है कौन? इन्हीं उधेड़ बुन के साथ मैं बाबूजी की तरफ देखने लगी। बाबूजी बोले, माफ करना बेटा, मैं यह बताना ही भूल गया। तुम तो उसे जानती हो, शायद तुमने कभी गौर नहीं किया हो। वो विशाल ही है। विशाल नाम सुनते ही एक चेहरा मेरी आंखों में घूमने लगा। वो मेरे लिए अनजाना ना था, पर इतना भी पहचाना ना था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। ये विशाल कोई और नहीं, मेरे ऑफिस का ही है, जिसने मेरे साथ ही नौकरी ज्वाइन किया था। तभी माँ जी मुझसे बोली, हमें कोई जल्दी नहीं है बेटा, तुम आराम से सोच सकती हो। अच्छा, रात बहुत हो गई है, हम चलते हैं। उन्होंने बच्ची को प्यार किया और चले गए। जाने से पहले माँ जी एक बार रुकी और कहने लगी, बेटा मैं जानती हूँ कि पिछले कई हफ्तों से राधा अपने पापा के बारे में पूछती है और जिद करती है कि वो अपने पापा से मिलना चाहती है। थोड़ा अपनी बच्ची के बारे में भी सोचना बेटा। उनके चले जाने के बाद मैं बहुत रोई, तभी लगा मेरे आसपास विजय है। मैंने सर उठाकर देखा तो सचमुच सामने वो बैठे थे। मैं उनकी गोद पर सर रखकर बहुत रोई और रोते रोते सबकी शिकायत भी की। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में ही मैंने राधा की आवाज सुनी। वो मुझे पुकार रही थी, मम्मी मम्मी उठो, सुबह हो गई। मैंने उठकर देखा तो वाकई सुबह हो गई थी। रात मुझे कब नींद आई मुझे पता ही ना चला। जल्दी से उठकर मैं तैयार होने चली गई। साथ ही राधा को भी मैंने तैयार कर लिया। तैयार होकर मैंने कैलेंडर पर एक नजर डाली और ओह नो, आज रविवार है, ऑफिस की छुट्टी। मैंने बड़े ही अफसोस के साथ कहा, मैंने सोचा था कि कल की सारी बातें भूलकर ऑफिस के काम करूंगी तो शायद मेरा दिमाग कुछ शांत रहेगा। पर मैं तुरंत ही किचन में गई और दूध गर्म कर राधा को देकर सबके चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने लगी। नाश्ता बनकर अभी तैयार ही हुआ था कि फोन की घंटी बजी। बाबूजी ने फोन उठाकर बात की। नाश्ते के बाद थोड़ा रुककर भोजन बनाने लगी। सबके भोजन करने के बाद किचन समेटकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। जैसे तैसे दिन गुजरा और शाम हुई। तभी माँ जी ने आवाज दी, रिया तुमसे कोई मिलने आया है, उसे लाइब्रेरी में बिठाया है, जाओ मिल लो। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि अभी कौन हो सकता है। फिर अपने दिमाग पर जोर ना देते हुए मैं सीधे लाइब्रेरी चली गई। वहां पहुंचते ही मैं ठिठकी। तभी हेलो रिया, विशाल ने कहा। आप आश्चर्य से इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही विशाल ने आगे बोलना शुरू किया। विशाल बोले, सुनो प्रिया, पहले मेरी बात सुनो, तुम अभी कुछ ना कहो, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, पहले आराम से बैठ जाओ। उसने कहा और मैं बैठ गई। फिर बड़े इत्मीनान से उसने कहना आरंभ किया। विशाल बोले, देखो रिया, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। और इससे भी पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। ये सब वही बातें हैं जो मैंने आपके मम्मी पापा व सास ससुर को बताई है। उसने बगैर कोई विराम के कहना जारी रखा। मैं विशाल शर्मा हूँ और जैसा ही आपको मालूम है कि मैं आपके ही ऑफिस में काम करता हूँ। मैंने ये नौकरी अपने पिताजी के स्थान पर प्राप्त की है।
वैसे माँ मेरे बचपन में ही गुजर चुकी है और मेरे घर पर और कोई नहीं है। हम पास ही के गांव के रहने वाले हैं। वहाँ हमारी कुछ जमीन व मकान है। यहाँ भी हमारा अपना एक मकान है जिसे अब घर बनाने की इच्छा है। जिस दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन किया उसी दिन आपको पहली बार देखा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने आपके बारे में बहुत पूछताछ की। कुछ मालूम होने पर मैं आपके बुजुर्गों से मिला। जानकर बहुत दुख हुआ कि मैंने पहले उन्हें अपने बारे में बताया, फिर अपने मन के विचारों के बारे में। पूरे 7 महीनों बाद उन सबकी रजामंदी से मैं आपसे मिलने व अपनी बात रखने आया हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अगर आप भी ऐसा चाहो तब। अगर आपका जवाब ना में हो तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझसे ये हक ना छीनना कि मैं आपसे कोई रिश्ता ना रखूं। मैं ये सब आपकी व अपनी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। आप चाहे तो हमारी शादी के बाद भी सारी उम्र श्रीमती रिया विजय शर्मा ही बनी रह सकती हैं। मैं राधा को भरपूर प्यार देना चाहता हूँ, एक पिता का प्यार। मुझे पता है कि इन सब बातों से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी और शायद आगे भी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए फैसला करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम में से कोई भी आपसे आज के बाद इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। फिर भी एक बार कोई फैसला करने से पहले ये जरूर सोचना कि जिंदगी के जिस मुकाम पर हम खड़े हैं वहां से अकेले अकेले चले भी तो मंजिल तक पहुंचेंगे ही, पर रास्ता काटना मुश्किल होगा। और अगर एक दूसरे के साथ होंगे तो साथ चलने में आसानी होगी। फिर ये जिंदगी भगवान ने हमें अपने लिए नहीं दी है, ये जिंदगी तो हमें औरों के लिए मिली है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, इंसान तो वो है जो औरों के लिए जिए। जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि आपका फैसला जो भी हो, हमारे बीच जो व्यवहार है वो बरकरार रखना। और अगर मेरा कोई काम, मेरी बातें गलत लगे तो यदि क्षमा योग्य समझो तो क्षमा अवश्य कर देना। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बगैर समय बर्बाद किए वो दरवाजे से निकलकर चला गया। मैं यहाँ किसी मूर्ख सी बैठी रह गई। अंधेरा गिरने लगा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी बेचैनी, मेरी उलझन बढ़ रही थी। मेरा दिमाग मेरे वश से बाहर होता जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसी उधेड़-बुन के साथ ही मैंने घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई। वहां भी मुझे चैन ना था। आज राधा भी माँ जी के पास ही सो गई, इसलिए कुछ ज्यादा ही अकेलापन महसूस कर रही थी मैं। रात 11 बज चुके थे, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं पलटी तो देखा विजय खड़े हैं। उन्होंने मेरी परेशानी मेरे चेहरे से पढ़ ली, शायद इसलिए मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर मुझे अपने सामने बैठाकर बोले, प्रिया, तुम जानती हो कि किसी एक के साथ छोड़ देने से सफर का अंत नहीं हो जाता। कभी कभी हमें अपना सफर अकेले ही तय करना पड़ता है, पर रास्ते में कई हमसफर और भी मिलते हैं जिनका हाथ थामकर हम अपना सफर पूरा करते हैं। इसी प्रकार जिंदगी का भी सफर होता है। तुम क्या सोचती हो कि मैं मर गया? अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ। मेरा केवल शरीर खत्म हुआ है, मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूँ और सदा रहूंगा। इसका प्रमाण है कि आज भी तुम मुझे महसूस कर रही हो। अब मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। विशाल एक अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपना लो। पर विजय, परवर कुछ नहीं रिया, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम राधा को उसकी हर खुशी दोगी। आज उसे एक पिता की जरूरत है रिया, बोलो तुम उसे खुश करोगी ना? तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती रिया, तुम्हें हमेशा राधा को खुश रखना है, हमेशा। ये सब कहते विजय कब मेरी आंखों से ओझल हुए पता ही ना चला। अब मैं एक एक कर सबके बारे में सोचने लगी और यही सब सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर अपना दैनिक कार्य कर ऑफिस के लिए तैयार होकर चली गई। पूरे ऑफिस टाइम विशाल मेरे काम व क्रियाकलाप देखता रहा, जैसे जानना चाहता हो कि मैं किस मूड में हूँ। ऑफिस के बाद मैं सीधे घर चली आई। मैंने विशाल की तरफ देखा तक नहीं। महीने 2 महीने यूं ही चलता रहा। ना ही किसी ने मुझसे कुछ पूछा और ना ही मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज विशाल कुछ अनमना सा अपने घर पहुंचा। हाथ मुंह धोकर अभी तैयार ही हुआ था कि फोन की घंटी बजी। हेलो, फिर दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो विशाल। विशाल, मेरी राधा को अपना नाम दोगे? मैंने बहुत मुश्किल से ये शब्द कहे थे। कई दिन व कई रातों की उलझन के बाद मैंने ये फैसला लिया था। विशाल ने कहा, मैंने तो कब का अपने को तुम्हारे व राधा के नाम कर दिया है। उस दिन के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही विशाल ने मुझे व राधा को ढेर सारे तोहफों के साथ अपना नाम दिया।
उसी रात विजय मुझसे मिलने आए और बोले, रिया, खुशियों का कभी अंत नहीं होता, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें तुम्हारा असली जीवन साथी मिल गया जो जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।